टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। क्या है जी? यानी निषेचन। फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन। देखिए, निषेचन में क्या होता है, जैसा कि हम लोग कल पढ़े थे मासिक चक्र पढ़े थे, तो मासिक चक्र में जितने टॉपिक पढ़े थे उसी हिसाब से निषेचन में भी क्रिया होगी। जैसे में मासिक चक्र में मादा शरीर के अंदर अंडाशय का निर्माण हो रहा था ना, अंडाशय से अंडाणु बन रहा था। उसी तरह जैसे पुरुष में देखिएगा तो स्पर्म बनता है यानी शुक्राणु बनता है। तो अंडाणु और शुक्राणु के मिलने से क्या होता है? निषेचन होता है। कहने का मतलब हुआ निषेचन। फर्टिलाइजेशन का अर्थ हुआ जे कि इसमें शुक्राणु और अंडाणु, शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलके क्या बनाएंगे? इसमें शुक्राणु मिलेगा एवं अंडाणु। शुक्राणु एवं अंडाणु की संलयन को क्या कहते हैं? शुक्राणु एवं अंडाणु की संलयन को कहते हैं निषेचन। यानी शुक्राणु और अंडाणु को मिल जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। लेकिन ये भी ध्यान में रखना है, जो निषेचन की संपूर्ण प्रक्रिया कहाँ पर संपन्न होती है? मादा शरीर में अगर देखा जाए, ये पहले बताया निषेचन कहाँ पे होता है? पुरुष में होता है? नहीं, मादा शरीर में होता है। जब निषेचन मादा शरीर में होता है तो कहाँ पर होता है? तो फेलोपियन नलिका। कहाँ पे? फेलोपियन नलिका में, फेलोपियन नलिका में मादा शरीर में संपन्न होती है। मादा शरीर में संपन्न होती है। कहने का मतलब हुआ कि शुक्राणु अंडाणु मिलेगा और जो ये प्रक्रिया संपन्न होगी वो मादा शरीर के कहाँ पर होगी? फेलोपियन नलिका में होगी। कहाँ पर होगी? फेलोपियन नलिका में होगी। जब निषेचन हो जाएगा तो शुक्राणु और अंडाणु के संलयन जो बने रहेंगे वो क्या चीज में बदल जाएंगे? क्या चीज में बदलेंगे बताओ? निषेचन के बाद, निषेचन के बाद शुक्राणु एवं अंडाणु, शुक्राणु एवं अंडाणु क्या चीज में बदल जाएंगे? जाइगोट में बदलेंगे। क्या चीज में बदलेंगे? जाइगोट में, यानी युग्मक में बदल जाएंगे। क्या चीज में बदल जाएंगे? युग्मक। यानी शुक्राणु और अंडाणु निषेचन कर देंगे, उसके बाद युग्मक का निर्माण करेंगे। क्या चीज का निर्माण करेंगे? युग्मक का। शुक्राणु और अंडाणु मिलने के बाद क्या चीज का निर्माण करेंगे? युग्मक का निर्माण करेंगे। क्या चीज का करेंगे? युग्मक का निर्माण करेंगे। युग्मक जो होता है एक कोशिकीय होता है। युग्मक क्या होता है? ये जो युग्मक है ना, ये क्या है? एक कोशिकीय है। युग्मक क्या है? एक कोशिकीय है। युग्मक क्या है?
एक कोशिकीय है। अब बताइए शिशु के लिंग का निर्धारण कब होता है? शिशु के लिंग का निर्धारण निषेचन के समय ही हो जाता है। कब हो जाता है? निषेचन के समय हो जाता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए, बताओ बाबू निषेचन जब होता है उस समय शिशु के लिंग का निर्धारण होता है कि नहीं होता है? होता है। जब शिशु का निर्धारण समझा जाए, जब निषेचन संपन्न हो जाएगी उस समय ही शिशु का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा, उसके लिंग का निर्धारण हो जाएगा कि वो मेल है कि फीमेल है। जब निषेचन संपन्न हुआ उसी समय पता लिंग का उसका पता लगने लगता है। कोई दिक्कत किसी को? जब इतना हो जाता है जब निषेचन संपन्न हो जाता है, निषेचन बन गया युग्मक। निषेचन संपन्न होने के बाद क्या बना दिया? युग्मक बना दिया। जब युग्मक बन जाता है तो उस समसूत्री विभाजन, उसका कोशिका जो होता है युग्मक का, युग्मक जो युग्मक होता है ना, युग्मक का निर्माण कैसे होता है पता है? युग्मक का निर्माण कैसे होता है? अभी बताए हैं। निषेचन के बाद शुक्राणु एवं अंडाणु का मिलना ही क्या कहलाता है? युग्मन। जब शुक्राणु और अंडाणु निषेचन के समय मिलेंगे उस समय क्या चीज बनाएगा? युग्मक बनाएगा। जब युग्मक बनाएगा ना तो युग्मक युग्मक एक कोशिका है। युग्मक क्या है? तो इस समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा, समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा जानते हो क्या करेगा? कोशिका विभाजन के द्वारा पता है क्या करेगा? भ्रूण का निर्माण कराएगा। क्या चीज का निर्माण कराएगा? भ्रूण। भ्रूण क्या है? भ्रूण शिशु है। शिशु का छोटा सा अंग होता है जो भ्रूण होता है। शिशु का छोटा सा अंग, सबसे छोटा अंग क्या कहलाता है? भ्रूण होता है। जब भ्रूण का निर्माण हो जाएगा ना, भ्रूण जो होता है गर्भाशय में, माने गर्भाशय में जाकर गर्भ बनता है। भ्रूण गर्भाशय में जाकर क्या बनता है? गर्भाशय में पहुंचकर क्या बनता है? गर्भ बन जाता है। भ्रूण जो होता है गर्भाशय में पहुंचकर क्या बन जाता है? गर्भ बन जाता है। भ्रूण गर्भाशय में पहुंचकर क्या बनता है? गर्भ बनता है। उसके बाद क्या होता है? इतना टॉपिक आप लोग को समझ में आ गई? सबसे पहला टॉपिक देखिए, शुक्राणु और अंडाणु का संलयन क्या कहलाएगा? शुक्राणु और अंडाणु की संलयन की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? शुक्राणु एवं अंडाणु के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहेंगे। शुक्राणु और अंडाणु की संलयन की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? निषेचन कहेंगे। क्या कहेंगे? निषेचन कहेंगे। निषेचन कहाँ पे संपन्न होती है? मादा शरीर के फैलोपियन नलिका में। मादा शरीर के फैलोपियन नलिका में निषेचन जो होता है संपन्न होता है।
मादा शरीर के फेलोपियन नलिका में निषेचन क्या होता है? संपन्न होता है। निषेचन के बाद शुक्राणु एवं अंडाणु मिलकर क्या बनाता है? जाइगोट यानी युग्मक बना देता है। युग्मक जो होता है एक कोशिकीय होता है। युग्मक कैसा होता है? एक कोशिकीय होता है। अब शिशु के लिंग का निर्धारण कौन करता है? युग्मक जो होता है किस विभाजन के स्वरूप भ्रूण का निर्माण करता है? समसूत्री कोशिका विभाजन के स्वरूप किसका निर्माण करता है? भ्रूण का। भ्रूण गर्भाशय में पहुंचकर क्या बनाता है? कोई दिक्कत किसी को? हेडिंग दीजिए फर्टिलाइजेशन, निषेचन। लिखिएगा, पहले का निषेचन हेडिंग देके लिखिए। शुक्राणु तथा अंडाणु की संलयन प्रक्रिया को शुक्राणु तथा अंडाणु की संलयन प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। शुक्राणु तथा अंडाणु की संलयन प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। शुक्राणु तथा अंडाणु के संलयन प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। हो गया? शुक्राणु तथा अंडाणु की संलयन प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। और दूसरा तीर लगाकर निषेचन मादा शरीर के, दूसरा तीर लगा के लिखिए, निषेचन मादा शरीर के फेलोपियन नलिका में संपन्न होता है। निषेचन मादा शरीर के फेलोपियन नलिका में संपन्न होता है। निषेचन मादा शरीर के फेलोपियन नलिका में संपन्न होता है। निषेचन मादा शरीर के फेलोपियन नलिका में संपन्न होता है। निषेचन मादा शरीर के फेलोपियन नलिका में। कोई दिक्कत? देखिए तीसरा तीर, निषेचन के बाद, तो नहीं लिख रही है क्या? निषेचन के बाद इसे कलम कौन लेके गया? प्रतिदिन है तो इसे कलम छुड़ाता है प्रतिदिन। कहियो कलम है तो छोड़ के कौन लगाता है? निषेचन के बाद शुक्राणु तथा अंडाणु के संलयन, निषेचन के बाद शुक्राणु तथा अंडाणु के संलयन से, निषेचन के बाद शुक्राणु तथा अंडाणु के संलयन से युग्मक बनता है। युग्मक बनता है। युग्मक बनता है। युग्मक, अगला तीर, युग्मक एक कोशिकीय है। युग्मक एक कोशिकीय है। हो गया? अगला तीर, शिशु के लिंग का निर्धारण, शिशु के लिंग का निर्धारण, शिशु के लिंग का निर्धारण निषेचन के समय ही संपन्न हो जाता है। निषेचन के समय होता है। शिशु के लिंग का निर्धारण निषेचन के समय होता है।
शिशु के लिंग का निर्धारण निषेचन के समय होता है। हो गया। देखिएगा, युग्मक में समसूत्री कोशिका विभाजन के फलस्वरूप, युग्मक में समसूत्री कोशिका के विभाजन के द्वारा, युग्मक में समसूत्री कोशिका के विभाजन के द्वारा, युग्मक में समसूत्री कोशिका के विभाजन के द्वारा, विभाजन के द्वारा विभाजन के द्वारा भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण का निर्माण होता है। देखिएगा, भ्रूण गर्भाशय में पहुंचकर गर्भ बनाता है। भ्रूण गर्भाशय में पहुंचकर, भ्रूण गर्भाशय में पहुंचकर गर्भ बनाता है। भ्रूण गर्भाशय में पहुंचकर गर्भ बनाता है। भ्रूण गर्भाशय में पहुंचकर गर्भ बनाता है। हो गया। गर्भ ही मानव का लघु स्वरूप होता है। गर्भ ही मानव का लघु स्वरूप होता है। गर्भ ही मानव का लघु स्वरूप होता है। अच्छा, एक बात बताओ रे, जो गर्भ है, गर्भ का निर्माण कब होने लगता है? तो बात हम लोग को जानना चाहिए। ये जो गर्भ का निर्माण हुआ है, ये तो हुआ है गर्भ का निर्माण, ये कब होता है? पहले तो भ्रूण का निर्माण किया, भ्रूण गर्भाशय में पहुंचा तो गर्भ बन गया है। लगभग कितने दिनों के बाद? तो निषेचन होने के 7 दिन के बाद, निषेचन होने के 7 दिन के बाद क्या हो जाता है? 7 दिन के बाद गर्भ का निर्माण होता है। तो लिखिए, निषेचन होने के 7 दिन के बाद गर्भ का निर्माण होता है। निषेचन होने के 7 दिन के बाद गर्भ का निर्माण होता है। निषेचन होने के 7 दिन के बाद गर्भ का निर्माण होता है। हो गया? हाँ, तीर लगा के लिखिए, गर्भ के बाहरी झिल्ली को, गर्भ के बाहरी झिल्ली को जरायु कहते हैं। ये बाहरी झिल्ली होता है। गर्भ के बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? जरायु कहते हैं। गर्भ के बाहरी झिल्ली को जरायु कहते हैं। गर्भ के बाहरी झिल्ली को जरायु कहते हैं। तीर लगा लिखिए, जरायु में एक अंगुलीनुमा संरचना पाई जाती है। जरायु में एक अंगुलीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे बिलाई कहते हैं। बिलाई, जिसे जिसे बिलाई कहते हैं। बिलाई, बिलाई। जरायु में अंगुली के समान एक संरचना पाई जाती है। जरायु में अंगुली के समान एक संरचना पाई जाती है, जिसे बिलाई कहते हैं।
हो गया। अगला तीर लगाए, गर्भाशय के दीवार से सटकर गर्भाशय के दीवार से सटकर बिलाई विलाई विलाई गर्भाशय के दीवार से सटकर बिलाई प्लेसेंटा यानी अपड़ा का निर्माण करता है। प्लेसेंटा प्लेसेंटा यानी अपड़ा का निर्माण करता है। प्लेसेंटा यानी अपड़ा का निर्माण करता है। अपड़ा का निर्माण कौन करता है? प्लेसेंटा तो उसका नाम ही है। बिलाई जो है क्या चीज से सट के प्लेसेंटा का निर्माण करता है? गर्भाशय से। हो गया। गर्भाशय के दीवार से सटकर प्लेसेंटा का निर्माण बिलाई करता है। आ समझ में? प्लेसेंटा का निर्माण क्या गर्भाशय के दीवार से सटकर बिलाई प्लेसेंटा यानी अपड़ा का निर्माण करता है। हो गया? हो गया। लिखिएगा, अपड़ा का निर्माण भ्रूण के 4 सप्ताह के बाद हो जाता है। अपड़ा का निर्माण भ्रूण के 4 सप्ताह के बाद हो जाता है। अपड़ा का निर्माण भ्रूण के 4 सप्ताह के बाद हो जाता है। अपड़ा का निर्माण भ्रूण के 4 सप्ताह के बाद हो जाता है। 4 सप्ताह के बाद हो जाता है। प्लेसेंटा का नाम सुने हो? प्लेसेंटा यानी अपड़ा ही है। ध्यान दो, देखो जो अपड़ा है दिखाई दे रहा है, इसका इस प्लेसेंटा के द्वारा ही जब माँ के शरीर में भ्रूण रहता है, शिशु रहता है भ्रूण, उसको भोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्व जितने भी उपयोगी पदार्थ होता है सब प्लेसेंटा के द्वारा ही भ्रूण के अंदर जाता है। भ्रूण के अंदर प्लेसेंटा के द्वारा नहीं, अपड़ा के द्वारा शिशु के पास। अगला तीर लगा के लिखो, अपड़ा द्वारा ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थ, अपड़ा के द्वारा ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थ, ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थ भ्रूण में जाते हैं। भ्रूण में जाते हैं। अपड़ा द्वारा ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थ भ्रूण में जाते हैं तथा CO2 एवं अन्य पदार्थ बाहर निकलते हैं। तथा CO2 एवं अन्य पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। हो गया? देखना लो, भोजपुरी में काथी नु कहल नार सूख गइल के बोलता है लोग नार। 9% डिस्टर्ब है। चल लिखिए, एगो आपड़ा से डोरी संरचना जुड़ा रहता है। आपड़ा जो होता है ना, आपड़ा से एगो डोरी जैसी संरचना जुड़ा रहता है। डोरी जैसी संरचना जो होती है जुड़ी रहती है। डोरी जैसी संरचना क्या रहती है? जुड़ी रहती है, जिसको जानते हो क्या कहते हैं? नाभि रज्जु कहते हैं। नाभि रज्जु कहते हैं। नाभि रज्जु कहते हैं। जैसे में अपड़ा, नाभिक होता है, नाभिक के पास एगो नार रहता है, जो नार भोजपुरी में नार सूख गइल बा। तो नार जो होगा उसके एथी से सूखा जुड़ा, अपड़ा से ही जुड़ा सट्टा रहता है। अपड़ा से ही डोरी जैसा का बंधा रहेगा अपड़ा से। इसी के द्वारा वो अपना सभी काम करता है।
नाक को का से थोड़े करेगा, मुंह से थोड़े करेगा। जब माँ के शरीर के अंदर आएगा तो मुंह और नाक से कुछ नहीं कर पाएगा। वो जब करेगा तब किससे करेगा? अपरा। अपरा क्या चीज से जुड़ा रहता है? नाभि रज्जु से जुड़ा रहता है। क्या चीज से जुड़ा रहता है? नाभि रज्जु से। एक डोरी जैसे तो संरचना रहते ही है, मैंने डोरा के जैसा साफ सीधा रहेगा, उसको निकाला जाता है तो कभी कभी देखना ऐसे संरचना पाया जाता है। लिखिए अपरा। अपरा एक डोरी जैसी संरचना से जुड़ी रहती है जिसे नाभि रज्जु कहते हैं। अपरा एक डोरी जैसी संरचना से जुड़ी रहती है, मजबूत होता है थोड़ा। अपरा एक डोरी जैसी संरचना से जुड़ी रहती है जिसे नाभि रज्जु कहते हैं। अपरा एक डोरी जैसी संरचना से जुड़ी रहती है जिसे नाभि रज्जु कहते हैं। हो गया? नाभि रज्जु कहते हैं। कोई दिक्कत? किताब लाए हो? दो। अब हम लोग को देखना है गर्भाशय में भ्रूण का विकास कैसे होता है। ठीक है, देखो दिखाई दे रहा है, हृदय है, हृदय शिशु है, शिशु में है डोरी जैसी संरचना है हृदय? नहीं दिखाई दे रहा तुम? हृदय यह है नाभि रज्जु। क्या है? नाभि रज्जु है। अब कल गर्भाशय में भ्रूण का विकास कैसे होता है, लास्ट टॉपिक तुम लोग का है। हृदय गर्भाशय में भ्रूण का विकास। ये चैप्टर समाप्त हो जाएगी, पढ़ लीजिएगा चैप्टर समाप्त। ठीक है, सही बता। निषेचन कितने प्रकार के होता है? कितने प्रकार के निषेचन होता है? कौन कौन? एगो आंतरिक होता है, एगो बाहरी होता है। निषेचन जो होता है एगो आंतरिक होता है, एगो यानी एगो अंदर होता है, एगो। कोई दिक्कत किसी को? चलिए, यहां तक समझ में आ गया। कल हम लोग देखेंगे जो गर्भाशय में भ्रूण का विकास कैसे होता है, या शाम को देखें। शाम को कॉपी लेके आइएगा। गर्भाशय में भ्रूण का विकास कैसे होता है। गर्भाशय में जब शिशु का निर्माण हो जाता है, भ्रूण का निर्माण हो जाता है, उसमें उसका विकास किस हिसाब से होता है। जिसे हल्का फुल्का जान गए जो अपरा के प्लेसेंटा के द्वारा उसमें ऑक्सीजन जाता है और पोषक तत्व आ जाता है। ये बात समझ में आ गई? प्लेसेंटा के द्वारा जाता है, लेकिन उसका सही का विकास कैसे होता है तो देखेंगे। चलिए।